हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक और ये हमारा सेगमेंट है। इसमें हम आईआईटी एडवांस्ड 2022 का फिज़िक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। आज उसमें ये उसका लास्ट सेगमेंट है। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 पेपर 2 में डिस्कस कर लिया था। सो आज हम उसके आगे से क्वेश्चन नंबर 13 उसको डिस्कस करते हैं क्या है वो। Okay, question number 13, it says a double slit setup is shown in the figure. One of the slits is in medium 2 of refractive index N2. The other slit is at the interface of this medium with another medium 1 of refractive index N1, which is not equal to N2. The line joining the slits is perpendicular to the interface and the distance between the slits is D. तो इस तरह का ये कुछ सेटअप दे रखा है। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल क्वेश्चन। The slit widths are much smaller than D, जो स्टैंडर्ड एक कंडीशन होती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। A monochromatic parallel beam of light is incident on the slits from medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits and at an angle theta from the line joining them. ठीक, तो इस तरह से ये डिटेक्टर है, स्लिट से काफ़ी दूर है। सो काफ़ी दूर है, सो वी कैन अस्यूम कि ये जो पैरेलल बीम रेज यहाँ पर पहुँच रही होंगी डिटेक्टर पर, वो एक पैरेलल होंगी एक दूसरे के। एंड जो डिटेक्टर को और एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि एंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक, सो इन स्लिट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है या जो स्लिट्स का प्लेन है उससे थीटा एंगल पर ये डिटेक्टर है और ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, सो कंसीडर टू अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल रेज फ्रॉम द स्लिट्स रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। सो ये डिटेक्टर इस तरह से दो पैरेलल रेज डिटेक्ट कर रहा है। देन हमें इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको हमें चेक करना है। ये मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट। सो एक्चुअली हमें यहाँ पर फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये पैरेलल रेज है, ये है मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो इस मीडियम में ये पैरेलल रेज हैं। तो यहाँ तक ये जो वेव फ्रंट होगा इसका, से दिस पॉइंट इज A और ये है B। सो AB से पहले तक दोनों की पाथ लेंथ सेम होगी। A पॉइंट के बाद अब ये वाली रे दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका यहाँ से पाथ चेंज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये जो मीडियम 2 में जो रेज आ गई हैं उसका अगर हम देखें, ये वेव फ्रंट है। लेट्स से दिस पॉइंट इज A डैश। सो A डैश S1 ये एक वेव फ्रंट है मीडियम 2 में। एंड देन उसके आगे जो बीम है या रेज हैं वो भी फिर से पैरेलल है। तो जो भी पाथ डिफरेंस इन दोनों रेज में क्रिएट होगा वो यहाँ और यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक, इसके आगे पाथ लेंथ सेम है, इस AB वेव फ्रंट से पहले भी पाथ लेंथ सेम है। तो वो हमें पाथ लेंथ कैलकुलेट करना है एंड देन वी विल सी कि उसमें फेज डिफरेंस कितना है एंड देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो उससे पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इस इंटरफेस पर I और थीटा क्वेश्चन में हमें दे रखा है। सो वी कैन कैलकुलेट, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे स्नेल्स लॉ? इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज थीटा। ओके, ये स्नेल्स लॉ हो गया इंटरफेस पर। नेक्स्ट हमें पाथ डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। सो हमें ऑप्टिकल पाथ लेना है। ऑप्टिकल पाथ ये जो BS1 है इसको हम लिखेंगे, इसका मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, N1 BS1 माइनस इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, दैट विल बी N2 एंड द ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ इज AA डैश। ओके, नाउ N1 एंड BS1 ये जो लेंथ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसमें ये जो लेंथ है AS1 इसको हम अपनी तरफ से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस x है, तो जो BS1 डिस्टेंस है, अच्छा इस वाले ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि ये एंगल I है, ये 90 माइनस I होगा, तो फिर से ये वाला जो एंगल होगा ये I होगा। इसी तरह से ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 है, सो ये एंगल भी क्या होगा फिर थीटा होगा। तो BS1 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, उसको हम लिख सकते हैं x साइन I। तो BS1 को हम लिखेंगे x साइन I एंड देन माइनस N2। सिमिलरली AA डैश को हम लिख सकते हैं x साइन थीटा। सो वी कैन राइट इट x साइन थीटा। ओके,
अब यहां से हम देख सकते हैं साइन आई या n1 साइन आई, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n2 साइन थीटा लिख सकते हैं. सो ये चीज हो गई n2x साइन थीटा माइनस n2x साइन थीटा. सो ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है डिटेक्टर पर वो 0 है. ठीक, पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो फिर फर्दर फेज डिफरेंस भी 0 होगा. एंड फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस 0 है तो डिटेक्टर पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सो अब इसमें से ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सा से ऑप्शन सही है हमारे. पहला ऑप्शन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी. इट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर ये जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो हमारी कैलकुलेशन में कहीं नहीं आ रहा है. जो कंडीशन दे रखी है कि डिटेक्टर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है स्लिट्स से वो जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो पाथ डिफरेंस है डिटेक्टर पर वो डी पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Option B says the two rays interfere constructively at the detector. Of course, path difference is 0, constructive interference. Option C says the phase difference between the two rays depends on n1 but is independent of n2. No, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कंडीशन काफ़ी है. बाकी हमारा फेज डिफरेंस 0 है, सो ना n1 पे डिपेंड कर रहा ना n2 पे डिपेंड कर रहा है. n1 n2 की कुछ भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 ही आएगा. So C option is not the right one. Then last option says the phase difference between the two rays vanishes only for certain values of D and the angle of incidence of the beam. ठीक, so यहाँ पर हमारा जो फेज पाथ डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो रहा फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ आई. नो, ऐसा नहीं है. आई अगर हम चेंज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग थीटा भी चेंज होगा एंड ये थीटा इसी के बराबर अगर रहेगा तो फिर से फेज डिफरेंस 0 ही आएगा. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन जस्ट सर्टेन वैल्यूज ऑफ आई, इट डिपेंड्स ऑन द सेटअप, जो सेटअप दिया हुआ उसके हिसाब से. सो विथ थीटा बीइंग द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो डी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट नहीं है. सो इस हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर्स हैं. Next, question number 14 है, in the PV diagram, a monatomic gas of gamma 5/3 is first compressed adiabatically from state A to state B, then it expands isothermally from state B to state C, and then कुछ वैल्यूज दी हुई जिसको हमें यूज़ करना है. अब इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको चेक करना है. एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो वर्क डन, मेनली वर्क डन से रिलेटेड ही सारे ऑप्शंस हैं. सो हमें यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. ए टू बी प्रोसेस एडियाबेटिक है, बी टू सी आइसोथर्मल है. अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये रैंडम दिया हुआ है ग्राफ जिस तरह से क्वेश्चन में है, बिकॉज एक्सपेंशन का केस है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना है आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो एक्सपेंशन दैट मीन्स कि वॉल्यूम अगर घटेगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर को घटना चाहिए. तो ये ग्राफ नीचे आना चाहिए, बट वी कैन हम इसको देख सकते हैं बिकॉज ऊपर कोई रीडिंग्स नहीं दे रखी हैं. सो वी कैन अस्यूम दिस इज जस्ट अ रैंडम ग्राफ. ओके, सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. इन सारे प्रोसेसेस में हमें वर्क डन निकालना है. सो अलग अलग प्रोसेस में निकाल लेते हैं, ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड सी टू ए, एंड देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फॉर द साइकिल. सो पहले हम ए टू बी जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन निकालेंगे. एडियाबैटिक प्रोसेस है ए बी, इसमें हम वर्क डन लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1. सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है ये. अब यहाँ पर हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फाइनल प्रेशर भी दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है. फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर बी पे नहीं मालूम है, दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द रिलेशन P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा. यहाँ से हमें V2 कैलकुलेट करना है. सो V2 हम लिख सकते हैं, इसमें पावर एक्सचेंज करें. सो आई कैन राइट V1 एंड देन P1 अपॉन P2 टू द पावर 1 अपॉन गामा. V1 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.8 एंड P1 जो है वो 100 है, P2 300 है. सो ये हो जाएगा 1/3 एंड 1 अपॉन गामा. गामा की वैल्यू दे रखी 5/3 एंड 1 अपॉन गामा करेंगे दैट वुड बी 3/5 एंड 3/5 इज 0.6. और इस पूरे 1/3 टू द पावर 0.6 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो है 0.5. तो 0.8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम है बी पर. सो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू है 0.4. Okay, so now we can calculate the work done. P1 is 100, V1 is 0.8, this is 0.8 minus P2
इज 300 माइनस इंटू V2 ये भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 0.4 डिवाइडेड बाई गामा इज 5/3 minus 1. So this becomes 80 minus this is 120 divided by gamma, ये हो जाएगा 5/3, that is 5 minus 3 upon 3, so 2/3. ठीक है, so ये हो गया 80 minus 120 is minus 40 upon 2 is minus 20 into 3 is minus 60. ठीक, और यहाँ पर हमें प्रेशर किलो पास्कल में दे रखा है, सो ये आंसर हमारा किलो जूल में होगा. ये हमें मिल गया वर्क डन इन द प्रोसेस A to B. सो इंसिडेंटली AB प्रोसेस के बारे में भी कह रहे हैं. ऑप्शन सी सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस A to B is 60 किलो जूल. सो मैग्नीट्यूड की बात करें, सो मैग्नीट्यूड इज 60 किलो जूल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट B to C जो प्रोसेस है उसमें हम वर्क डन कैलकुलेट करें. B to C is an isothermal process, so उसमें वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, nRT ln V2 by V1, इस तरह से हम करेंगे. एंड दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो PV कांस्टेंट होना है, दैट मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT. तो इस nRT की जगह इन दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं. सो बट वी शुड नो कि P1 B to C जो प्रोसेस है उसके लिए P1 की वैल्यू है 300 एंड P2 वी डोंट नो एंड V1 की वैल्यू जो है वो 0.4 है. ठीक, सो यहाँ पर जो वर्क डन है B to C प्रोसेस में वो हम निकाल लेंगे P1 V1 एंड देन ln V2 by V1. ओके, सो P1 इज 300 एंड देन V1 इज 0.4 एंड देन ln फाइनल वॉल्यूम. अब ये दोबारा से C पर पहुंच रहा है एंड वी कैन सी C पर वॉल्यूम है 0.8, सो दिस इज 0.8 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम 0.4. ओके, सो ये चीज़ अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 120 एंड ये चीज़ आ रही है ln2 एंड ln2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.7, सो 120 इंटू 0.7 दिस इज सिंपली 84 किलो जूल. ठीक, पॉजिटिव 84 किलो जूल. ये है वर्क डन इन द प्रोसेस B to C. ठीक, सो ऑप्शन नंबर B जो है दैट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B to C is 84 किलो जूल, सो ऑप्शन B इज ऑल्सो द राइट आंसर. नेक्स्ट D ऑप्शन जो है दैट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस C to A is 0. सो ऑफ कोर्स ये हम देख सकते हैं कि C to A प्रोसेस जो है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड वर्क डन किसी भी प्रोसेस में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं PdV इंटीग्रेशन. सो सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट इसीलिए जो C to A प्रोसेस होगा, C to A प्रोसेस उसमें वर्क डन 0 होगा. एंड देन सो ऑप्शंस B, C एंड D ये तीनों ही सही हैं. नाउ फोर्थ ऑप्शन जो पहला A है उसको चेक कर लेते हैं. टोटल प्रोसेस में टोटल वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, तो उसमें हम ये सारे ऐड कर लें, -60 and then plus 84 and plus 0. So minus 60 plus 84 is plus 24. So for the whole cycle A to B to C, this work done is plus 24 kilojoule. ठीक, and option A में कह रहे हैं कि this is 144 kilojoule, which is not the right answer. तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन B, C and D इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, a flat surface of a thin uniform disc A of radius capital R is glued to a horizontal table. Another thin uniform disc B of mass capital M with the same radius capital R rolls without slipping on the circumference of A. ठीक, तो इस तरह से ये एक डिस्क है, इसको हमने एक टेबल के सरफेस पर फिक्स कर रखा है और उसके सर्कमफ्रेंस पर उसी के बराबर रेडियस की दूसरी डिस्क ये रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग. सो रोलिंग की कंडीशन यहाँ पर हमें यूज़ करना है. As shown in the figure, a flat surface of B also lies on the plane of the table. The center of mass of B has fixed angular speed omega about the vertical axis passing through the center of A. तो B का जो सेंटर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी A के सेंटर के रिस्पेक्ट में इस तरह से you can say that the center of mass of B is moving on this circle. जिस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, this will be simply 2r. तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा दे रखा है and this will also have a linear velocity, say ये linear velocity v है. तो उस लीनियर वेलोसिटी की रिलेशनशिप फिर उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके साथ भी होगी. सो
has a fixed angular speed omega about the vertical axis passing through the center of A. The angular momentum of B is n times m omega r square with respect to the center of A. Which of the following values of n is the right? ओके सो ये अब यहाँ से हमें ये सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन इसमें से हमें चेक करना है। एंड ओके सो ये जो डिस्क है बी वो ए के सरकमफ्रेंस पर रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। तो अब यहाँ पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में वो ओमेगा दे रखा है, तो उस ओमेगा के साथ इस v का रिलेशनशिप क्या होगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड r a के सेंटर से कितना है 2r है इनटू ओमेगा। सो v और ओमेगा जो a के सेंटर के अबाउट है डिस्क b का, उसके साथ ये रिलेशन है, सेंटर ऑफ मास जो b का है उसकी वेलोसिटी। दूसरा, ये रोल कर रहा है, ये वाली डिस्क रोल कर रही है तो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही होगी एंड से उसके अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है। नाउ ये प्योर रोलिंग का केस है तो v और ओमेगा डैश में क्या रिलेशन होगा? v मस्ट बी इक्वल टू दिस, v मस्ट बी इक्वल टू r, जिस पॉइंट के अबाउट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से डिस्टेंस r एंड देन ओमेगा डैश। ठीक, सो यहाँ से अगर हम ये डिवाइड कर दें सो वी कैन इजीली सी कि ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा। यस, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है जो डिस्क बी है उसका एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट? डिस्क ए के सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पर ये रोलिंग है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो रहा है। सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? m टाइम्स r क्रॉस v प्लस i ओमेगा। ठीक, ओमेगा डैश है उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, सो i ओमेगा डैश ये हो जाएगा एंड देन मास m हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर की यहाँ से वो है 2r, और इनके बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, sin 90 वुड बी सिंपली 1 एंड देन v विच इज इक्वल टू 2r ओमेगा एंड प्लस i ओमेगा डैश, दिस इज अ डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 एंड देन ओमेगा डैश विच इज सिंपली 2 ओमेगा। सो फाइनली ये कितना हो गया? 4m ओमेगा r स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज सिंपली m ओमेगा r स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज 5m ओमेगा r स्क्वायर एंड क्वेश्चन में कह रहे हैं n टाइम्स m ओमेगा r स्क्वायर है, सो क्लियरली n की वैल्यू जो है वो 5 है। ओके, सो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, when light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6 volt. This is stopping potential. This potential drops to 0.6 volt if another source with wavelength 4 times that of the first one and intensity half of the first one is used. Now हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हम wavelength जब हम इंक्रीज करेंगे या चेंज करेंगे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क होगा, लेकिन इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली? Hc अपॉन ई की एक वैल्यू है वो हमें यूज करना है। ओके, सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वी नो दैट कि EV नॉट इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा माइनस द वर्क फंक्शन, ये होता है। एंड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सिर्फ लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं Hc अपॉन ई इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस फाई अपॉन ई, और इसकी वैल्यू पूरा क्वेश्चन में दे रखा है, सो इसको हम एक सिंबल अलग से ले लेते हैं, लेट्स कॉल दिस बीटा अपॉन गामा माइनस इस पूरे को भी हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है। ठीक, अब पहले केस में क्या दे रखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है, सो दिस इज 6 वोल्ट इज इक्वल टू बीटा अपॉन लैम्डा माइनस अल्फा, और दूसरे केस में जब हम वेवलेंथ 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0.6 हो जा रही है। से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, दिस इज 0.6, बीटा विल रिमेन सेम, वो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स है, डिवाइडेड बाय नाउ ये वेवलेंथ कितनी है 4 लैम्डा है, माइनस अल्फा इट इज रिलेटेड विद द वर्क फंक्शन, तो ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें वर्क फंक्शन और पहले केस में दैट इज लैम्डा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन लैम्डा, एंड देन सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0.6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 4 लैम्डा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें सो बीटा अपॉन लैम्डा ये कैंसिल हो जाएगा,
and then we will have 6 plus alpha upon 0.6 plus alpha is equal to simply 4. ठीक, now क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे. 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 0.6 इज 2.4 प्लस 4 अल्फा. सो इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 2.4 इज 3.6 is equal to 4 alpha minus alpha is 3 alpha, so alpha is equal to 1.2 and alpha हमने किसकी जगह ले रखा है, phi upon e की जगह ले रखा है 1.2. अब ये जो वैल्यू है ये SI सिस्टम में आ रही है एंड इसको जब हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक, सो सिंपली अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू लिखना है तो phi इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ गया वर्क फंक्शन उस मेटेलिक सरफेस का. अगली चीज हमें कैलकुलेट करना है, पहले केस में वेवलेंथ दैट इज इस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो यहां से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है. लैम्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन 6 प्लस अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पूरी क्वेश्चन में दे रखा है 1.24 इंटू 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस अल्फा दैट इज 6 प्लस 1.2 विल बी 7.2 एंड देन इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 12.4 कर सकते हैं, ये -7 हो जाएगा एंड 12.4 अपॉन 7.2 विल बी अराउंड 1.7. तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये 1.74 ऑप्शन में भी दे रखा है, सॉरी 1.72 इंटू 10 to the power -7 एंड SI सिस्टम में है, सो दिस वुड बी मीटर. तो ये है वेवलेंथ फर्स्ट केस में एंड दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटेलिक सरफेस. सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 17 एक्चुअली वो IIT ने विथड्रॉ कर लिया था, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी. सो हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है. Question number 18 says which one of the following options represents the magnetic field B at O due to the current flowing in the given wire segments lying on the XY plane. तो इस तरह से ये वायर्स हैं, इसकी लेंथ L है, L/2 है, दिस इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस L/2 एंड दिस इज अगेन स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ लेंथ L/4, अगेन अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस L/4 एंड देन अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 3L/4 और ये पूरा जो वायर्स का सेगमेंट है ये XY प्लेन में लाई कर रहा है. ओके, सो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O. ठीक, तो अब इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग कितने सेगमेंट्स हैं. एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा सेमी सर्कल है, फिर ये फोर्थ है स्ट्रेट वायर, देन फिफ्थ अगेन क्वार्टर सर्कल एंड सिक्स्थ स्ट्रेट वायर है. अब इसमें से ये जो सेगमेंट 2 है इसकी जो करंट की डायरेक्शन है ये O से पास हो रही है, या इसकी लेंथ जो है वो O से जो लाइन कनेक्ट करेंगे उसके पैरेलल है. तो इसमें जो करंट होगी उसकी वजह से O पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. सिमिलरली ये जो सेगमेंट है फोर्थ स्ट्रेट सेगमेंट है, इसकी भी लेंथ O से ही पास हो रही है और लेंथ जो होगी वो यू कैन से जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके पैरेलल है. इस सेगमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड O पर 0 है. सिमिलरली जो सिक्स्थ वाला सेगमेंट है इसकी भी लेंथ या इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो O के साथ पैरेलल है, वो उसके लेंथ के पैरेलल है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी. तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ सेगमेंट 1, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 5 इन सब की वजह से होगी. तो सेगमेंट 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसको हम देख लें. यहाँ पर ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सॉरी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है, ये L लेंथ का वायर है और इसके एंड पर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो जो फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. सो एंड पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस एंड पर एक एंगल 0 होता है और दूसरा एंगल होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है किसी फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज μ0I अपॉन 4πd एंड देन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक, और जब हम एंड पे जाएंगे तो ये वाला एंगल 0 हो जाएगा. सो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सिर्फ साइन अल्फा होगी. तो इसकी वजह से सपोज मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ0I अपॉन 4π एंड D. यहाँ से जो डिस्टेंस है वायर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट O की, वो कितनी है, ये L/2 है और फिर ये जो रेडियस है ये भी L/2 है. तो ये पूरी डिस्टेंस जो है वो L है. सो दिस इज सिंपली L एंड देन साइन अल्फा. ठीक, अब अल्फा अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये जो एंगल होगा, सो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो दिस वुड बी सिंपली 45 डिग्री. नाउ साइन 45 इज 1 अपॉन √2.
ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये इनटू द प्लेन आएगी, करंट है, करंट की डायरेक्शन में थंब अगर हम रखें तो फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल हो रही, मतलब नेगेटिव के की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। वो बाद में हम सब ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट, सेमी सर्कल की वजह से ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो कंप्लीट सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो सेमी सर्कल की वजह से क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगी। और r की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, l/2। सो 2 से 2 अगर हम ये कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2l। एंड देन फोर्थ की वजह से 0 है, फिफ्थ की वजह से दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अच्छा सेमी सर्कल की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इनटू द प्लेन है। करंट की सेंस में अगर हम फिंगर्स कर्ल करें तो थंब अंदर जा रहा है। ओके, नाउ क्वार्टर सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन, क्वार्टर सर्कल है तो क्वार्टर सर्कल है जो पूरा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, और फिर हम 1/4 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, 8r। एंड इसकी जो रेडियस है वो l/4 है, सो दिस इज l/4। तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा 2l म्यू नॉट आई अपॉन 2l। और इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिंगर्स अगर हम करंट के साथ कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। सो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे करेंगे, सब सम अप कर देते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें, हाँ अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन एल ये हम कॉमन कर लेते हैं, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ म्यू नॉट आई अपॉन एल ये हम कॉमन कर लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 पाई रूट 2, 1/4 पाई रूट 2 प्लस this is mu naught I upon L, so 1/2 plus this is also mu naught I upon 2L, so this is also 1/2। so ये दोनों ऐड होकर 1 हो जाएंगे। और वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है k कैप के साथ तो ये इनटू द प्लेन है नेगेटिव k की तरफ, so ये इस तरह से हो जाएगा माइनस k। so finally the answer would be mu naught I upon L and this is simply 1 plus 1/4 pi रूट टू के कैप ये हो जाएगा। सो दैट वुड बी हमारा जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो ये था IIT एडवांस्ड 2022 का फिजिक्स का पेपर एंड दिस वाज क्वाइट अ फैंटास्टिक पेपर। आप लोग अगर इस पेपर को करेंगे, इसके थ्रू आप जाएंगे, तो आप जो नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने हैं, उनके लिए एक अच्छा बैकग्राउंड वर्क होगा। आपको भी आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है और जो डेप्थ होती है नॉलेज की वो कहाँ तक होती है। सो ओके, इट्स बीन नाइस बीइंग विथ यू। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।